अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में और दफातर में महफूज होंगे। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक है और पूरा वीक हम ये देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा गुजरे। हो सकता है अच्छा भी गुजरा होगा और नहीं भी अच्छा गुजरा, तो इस उम्मीद से हम अपने वीकेंड का अख्ताम करेंगे कि जो अगला हफ्ता होगा हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, मंडे से हम ये काम करेंगे, मंडे से हम डाइट पे जाएंगे, मंडे से हम जिम स्टार्ट करेंगे, मंडे से हम अपने आप को बदल देंगे, मंडे से हम जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये बड़ा एक खूबसूरत एहसास है नाज़रीन। एहसास बहुत ज़रूरी है। अगर एहसास आपके अंदर होगा तो मामलात ज़िंदगी आपके बड़े अच्छे और आसान होंगे और एहसासात का ताल्लुक़ आपके इमोशंस के साथ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के IT के ऊपर। हम देख रहे हैं कि जहां बड़ा दबाव है हमारे IT पे और ख़ास तौर पे इंटरनेट क्राइसिस भी आपके सामने है। किसी हद तक इंटरनेट स्पीड बेहतर हुई है, लेकिन वो एक खातिर ख्वाह इक़दामात जिस तरह से करने चाहिए थे वो हमें होते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन फ्रीलांसर्स, IT एक्सपर्ट्स खासा इस पे हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो आपके सामने रखें। लेकिन उस खबर का ताल्लुक देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा IT की सूरत हाल है और इंटरनेट की सूरत हाल है, उससे इसका क्या ताल्लुक बनता है। आपको बताएं नाज़रीन कि अक़वाम मुत्तहिदा ई गवर्नमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ ई गवर्नेंस में 136वें नंबर पर आ गया है। कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अगर ग्राउंड की हम बात करें तो उसमें क्या हक़ाइक़ हैं, इसी पे डिस्कस करेंगे कि जी फ्रीलांसर्स क्या काम कर रहे हैं, IT एक्सपोर्ट्स हमारी क्या हो रही है और इस वक्त हम अपना IT का जो सेक्टर है वो कहाँ ड्राइव होते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मिस्टर राफे शेख ने। IT एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, एजुकेशन माइंड रखते हैं। इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि IT के हवाले से पाकिस्तान का जो ये IT सेक्टर है इसमें कितना पोटेंशियल है। राफे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच रोहिल साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। जैसा कि हम सबको मालूम है, इट्स अ हॉट टॉपिक रिलेटेड टू IT। अगर हम बात करें तो या इस पे डायलॉगिंग करना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। मुझे सबसे पहले राफे बताएं कि एक तो बड़ी अच्छी खबर है जब कोई भी खबर अक़वाम मुत्तहिदा से जुड़ी हो और पाकिस्तान के हवाले से मस्बत खबर इंटरनेशनल कहीं लगे तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक बेहतरी आई है कुछ रैंकिंग के हवाले से। रैंकिंग से तयन किया जाता है चीज़ों को, रैंक करके कि जी ममालिक इस तरह से काम कर रहे हैं, इधर ये बेहतरी है, इधर यहाँ पर ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो पाकिस्तान में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। नाउ एज़ फार एज कंसर्न आवर IT सेक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक, जो अभी हमने फेस किया, इंटरनेट क्राइसिस देखे, स्पीड का प्रॉब्लम, फायरवॉक्स का प्रॉब्लम देखा, तो आपको क्या लगता है कि कितनी हद तक हमें ख़ुद को बेहतर करने की और चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक बात है फायरवॉल्स की और रीसेंट जो इंटरनेट जंप आया हमारे मुल्क में, तो उसने इम्पैक्ट दिया है IT सेक्टर की तरफ। और बेतहाशा ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस और फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे थे, जिनके फाइवर पे अकाउंट, अपवर्क पे अकाउंट या मज़ीद रिमोट प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट थे, उनके अकाउंट्स डीमोनेटाइज हुए हैं और इश्यूज़ हुए हैं उनके साथ ड्यू टू द इंटरनेट, ड्यू टू द डिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो एक तो ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे पास बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। इंटरनेट अगर बेहतर होगा तो हमारे पास चार्म बहुत है। IT सेक्टर में चार्म बहुत है आजकल। ख़ास तौर पे IT की एक अच्छी चीज़ ये है कि मैट्रिक पास, इंटर पास बच्चे भी वो आसानी से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मल्टीपल डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे ऐसे बड़े सारे ऐसे सेक्टर्स हैं IT के जहाँ पर यंगस्टर्स काम कर रहे हैं और यंग टैलेंट काम कर रहा है। बट अगेन उनको अगर इस तरह के इंटरनेट के इश्यूज़ होंगे, डिसॉर्शंस होंगी, तो वो दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। तो अगर हमारा पाकिस्तान इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए थोड़ी बहुत, तो हम
बेहतरी की तरफ, बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा राफी, अभी बड़ा नुकसान हुआ है, हमने देखा कि फ्रीलांसर्स ने एक रिपोर्ट निकाल के दी है कि जी लोगों ने पाकिस्तान के जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बात करने से और काम करने से मना कर दिया है। प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा था टाइम पे बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। जो रिपोर्ट हुआ नंबर्स वो हमने प्रोग्राम में भी रखे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से, ख़ास तौर पे बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीज़ों को बेहतर करने की, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस आप देख लें कि कोई सेक्टर इस वक्त ये नहीं कह सकता जी हम बड़े खुश हैं और हमारे नंबर्स बड़े बेहतर हो गए हैं। हर सेक्टर क्राइसिस फेस कर रहा है। एक आईटी सेक्टर था जिस पे कोई इतना ज़्यादा रिसोर्स का या असर्स का इन्हिसार नहीं होता था। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिमोटली आप काम कर लेते थे, आपको जगहों पर या दफातर में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। फ्रीलांसर्स के तौर पर अगर बात करें तो आप ये समझते हैं कि ये एक सेक्टर था, इसमें भी अब क्राइसिस आना शुरू हो गया? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, बट या इट्स एन इम्पैक्ट। अभी रिसेंट एक पोस्ट से गुजरा था, इट वाज बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, जायंट्स थे, दे हैव टैलेंटेड आईटी एक्सपर्ट्स फ्रॉम कराची, ठीक है। तो बट इंटरनेट की इश्यूज़ की वजह से और रिसोर्सेज की इश्यूज़ की वजह से वो अपनी लैपटॉप्स और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भेजना चाह रहे थे, बट वो नहीं पहुंच सकी उन रिसोर्सेज तक। अल्टीमेटली वो आईटी एक्सपर्ट्स सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल हंगामी सूरत हाल तो है इसमें। एक मल्टीपल ऑप्शंस, आजकल का आईटी का बच्चा मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम कहें, बड़ा सारा रेशो जो आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आईटी रिलेटेड ग्रेजुएट्स हैं, वो अब बाहर का सोच रहा है। बिल्कुल ऐसे कि यहाँ से हम मूव फॉरवर्ड करें उस ऑप्शंस की तरफ जहाँ पर इंटरनेट के मसले नहीं है, जहाँ पर इस तरह के इश्यूज नहीं है, जहाँ पर उनको कैरियर ग्रोथ में कहीं मसला करियर नहीं ग्रोथ हो मिले, जहाँ पे उनको पैसे अच्छे मिलें, वो अच्छी अर्निंग कर सकें। और हर आदमी का बुनियादी और हक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और अपने लिए कमाए, मुल्क को सर्व करे, और जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ कंट्रीब्यूट करे, टैक्स दे और चीज़ें आगे लेके चले। मेरा एक सवाल है आपसे, आप एकेडमिया का भी हिस्सा हैं, आपने बड़ी प्यारी बात की कि बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा एडमिशन्स बच्चे ले रहे हैं कि इस वक्त दूसरे प्रोग्राम्स को एक टफ कंपटीशन मिला हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 4 साल बाद ये ग्रेजुएट्स जब मार्केट में आएंगे, क्या हमारे पास मार्केट में इतनी जॉब्स हैं आईटी एसोसिएटेड कि हम वो नंबर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की मार्केट की बात करूँ पाकिस्तान की, तो वैसे तो आईटी एक समंदर है, यहाँ पर ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। डेली बेसिस पे रिसर्चेस हो रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का एक डोमेन है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ख़त्म नहीं होने वाली, बट अगेन इसके साथ कुछ जो प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डेफिनेटली इंटरनेट नहीं होगा तो आईटी पे काम नहीं हो सकेगा मज़ीद। तो अगर बेसिक नेसेसिटी, आपकी बात को रोक रहा हूँ, किसी ने बड़ी प्यारी बात ऐसे ही बोली, हम कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी इंटरनेट को स्लो कर देना ऐसा जैसे मछली को आपने पानी से निकाल लिया है और वो बस सर्वाइवल की जंग लड़ रही है कि जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक पानी में उसको नहीं डालेंगे और बेहतर अच्छा स्मूथ साफ पानी जहाँ पर वो अपने जीवन को एक्सेस कर सके। तो यही इंटरनेट के हवाले से कि पूरा सेक्टर इस वक्त बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ की ग्रेजुएट्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएट्स का एक पूरी तरह से एम बन चुका है बाहर मूव ऑन होने का, अनलेस कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर अभी तक आईटी सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नज़र आया, जहाँ तक दे आर वर्किंग प्रोडक्ट बेस्ड। अगर जिस डोमेन से पैसा आ रहा है उसी पर काम हो रहा है, रिसर्चेस पे कम काम हो रहा है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अगर ऐप डेवलपमेंट का काम आते जा रहा है एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास, तो वो ऐप डेवलपर्स को रिक्रूट कर ही रही है, ठीक है, कि भाई छोटी सी ऐप्स, बाहर का बंदा नए आइडियाज़ आते हैं, वो एप्लीकेशन डेवलप करवाता है, आइदर इन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
पैसे का एक साइकिल चल रहा है और वो उसको रिक्रूट कर रहा है। अगेन आजकल जो दौर है वो एआई का है, जनरेटिव एआई का है। अब जनरेटिव एआई पे रिसर्चेस मैं समझता हूँ उस लेवल की नहीं हो रही जो दुनिया भर में, इट्स टेकिंग ऑफ तो नहीं कहूँगा, बट उन्होंने बड़ी सारी रिसर्च की हुई है। आप देख सकते हैं एनवीडिया किस लेवल तक पहुँच चुका है, एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाया है, एंड सो ऑन। एआई पे बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स काम कर रहे हैं। इवन एप्पल आपका इंडिया में एक्सेस कर चुका है, वेयर वी आर स्टैंडिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी तक हमारे मुल्क में कोई किसी एक बड़े जायंट का डेटा सेंटर भी नहीं बना हुआ। इधर अगर हम गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एक डेटा सेंटर भी नहीं बना हुआ यहाँ पर। और इस पे कोई बात करने को, और बात भी तब करेंगे ना जब आपका फाउंडेशन या फंडामेंटल बेहतर होंगे। वो आने से पहले आपके हकाइक और नंबर्स देखेंगे। दिखाएं हमें ज़रा आपकी ग्रोथ क्या है आईटी की। अच्छा राफे, एक बड़ा अहम सवाल है अमेज़ॉन को लेके। लोग इस पे काम तो करें लेकिन 100% हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हम एक बड़ी अमेज़ॉन मार्केट नहीं बना पा रहे, और एक दो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के फॉर्मूले पे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बड़ा अच्छा काम है उनका, और मैं उनको तनकीद भी नहीं करूँगा क्योंकि कुछ तो है जो हो रहा है, बिल्कुल, और होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि जिस तरह से दूसरे बड़े ई कॉमर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अमेज़ॉन जैसे भी पाकिस्तान में फुल टाइम और 100% पेनिट्रेट तो करें ना। बिल्कुल, इट्स इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है ये, बट अगेन माजी में अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे ये स्कैम्स भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे भरोसा करे? ट्रस्ट बिल्डिंग का बड़ा इशू है बड़े जायंट्स का। अब क्या हमारी रिसोर्स का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सऊदी अरब जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐप से भीख मांग रहे हैं तो वहाँ से आपका वीज़ा एम्प्लॉय पॉलिसी वो सख्त हो रही है। और आपने ये पॉइंट था मेरे जहन में कि जो अमेज़ॉन पे स्कैम्स आए हैं, बिल्कुल, तो इसका हल क्या है राफेर? कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसी एंड लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। देखिए, मॉनेटरी डिपार्टमेंट्स, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पर एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो इन चीज़ों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, जो अल्टीमेटली दूसरी चीज़ों का हो रहा है, दूसरे सेक्टर्स पे हो रहा है, बट इस सेक्टर को सही तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हो गया, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का पूरा इदारा है और पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। पंजाब आईटी में काम कर रहा है, बट अगेन कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है, जहाँ पर बाहर वाले का एतमाद नहीं बन पा रहा, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है। तो वहाँ पर बस एक्सपर्ट्स ऐसे बिठाए जाएं और पॉलिसी मेकिंग पे ये लोग काम करें। एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट को सोचें, ओके, आईटी इंपोर्ट्स को सोचें। अगर बड़े बड़े जायंट से ये लोग बात करके एक MOUs वगैरह होंगे और मल्टीपल पॉलिसीज़ बनेंगी, क्यों नहीं डेटा सेंटर्स आ रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे हम रिसेंटली जितनी भी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ये एप्लीकेशन डिप्लॉयड होती हैं नियरेस्ट टू इंडिया। हमारी पाकिस्तान की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर किसी डेटा सेंटर पे डिप्लॉय होती हैं, वहाँ से लाइव हो रही हैं, तो वो नियरेस्ट टू इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। अगेन अमेज़ॉन हो गया, अज्योर की अगर मैं बात करूँ, ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ये अगर ये ही नहीं आ पा रहे तो वो सही तरह से अपनी सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिक नेसेसिटी है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग पावर अगर नहीं होगी, क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, डेटा सेंटर अगर नहीं होगा तो वो अपनी सर्विसेज भी ज़्यादा नहीं दे पाएगा। हम देखें राफे तो सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं आईटी के। एग्जैक्टली। हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें, फिनटेक पे तो बहुत प्रोग्राम्स हैं और बहुत मैं समझता हूँ आपके $1 मिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान में। आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑरेकल्स और पता नहीं बेशुमार जिस पे लाइसेंस लिया हुआ है। तो अब मेरा आपसे सवाल एक ये है कि स्टार्टअप्स हम नहीं देख रहे इतने ज़्यादा। पहले बहुत एक ट्रेंड आया था, मुझे याद पड़ता है कि जब ये राइडिंग सर्विस के एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, उसके साथ साथ ये फूड एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए, तो बड़ा कनेक्टिविटी हमने देखी और उस वक्त एक बस हर कोई शौक़ में था कि हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी, लेट्स डू समथिंग फॉर डेवलप द एप्लीकेशन। हर कोई ये बात कर रहा है यार हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन बना दें, चीज़ों को आसान कर दें, सॉल्यूशंस दें उसका। तो अब स्टार्टअप्स हमें कम नज़र आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या? अच्छा, इंटरनेट वाला बहरान ये टेम्पररी है, ये गुज़िश्ता 3 माह से चल रहा है, ये आगे कब तक रहेगा वी नेवर नो। लेकिन एक जो सोच होती है कि यार कुछ
डिफरेंट करना है, कुछ अचीव करना है आईटी पे एज ए स्टार्टअप और अ बिजनेस, कुछ इस हवाले से कोई चीज़ बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं? सर आइडियाज़ बहुत सारे हैं, ठीक है, आइडियाज़ हमारी आवाम के पास हैं, हमारी यूथ के पास हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स पिच होने के लिए आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स पे। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूं, आईबीए का इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत बड़े ज़बरदस्त बहुत स्टार्टअप्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इस पे सेंट्रलाइज काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी पार्क उसका जो बना हुआ है उस पे काफ़ी सारे। अब तो मुझे खुशी है, आपको भी हुई होगी जब शार्क टैंक को मैंने देखा सुना, बिल्कुल, तो मैंने कहा बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इस तरह के कंसेप्ट्स आने चाहिए, इस तरह का माहौल बनना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। दीज आर द कैटलिस्ट फॉर दीज स्टार्टअप्स या आइडिएशन प्रोसेस। अगर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा लैग जो आ रहा है इंटरनेट का आ रहा है। अगेन मैं यही कहूँगा, ठीक है, इंटरनेट नहीं तो आईटी नहीं है आजकल के दौर पे, ठीक है। और जितनी डिवाइसेस हैं, हम आम अगर डेली रूटीन में अगर हम बात करें जी, हमारे घर स्मार्ट होम्स, बाहर तो स्मार्ट होम्स की स्मार्ट होम्स चीज़ आ चुकी है और वो अच्छे लेवल पे चल रही है। AI दे आर यूजिंग एलेक्सा, गूगल होम, वो आराम से कर रहे हैं। और आप बट यहाँ पर कुछ है ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी वजह से इंटरनेट नहीं चला, मेरा घर नहीं चल सकता। इस वक्त आवाम और आप और हम लोग एक दूसरे से पहले मिलते थे, पूछते थे कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। अब सिर्फ ये पूछते हैं यार आपका बिजली का बिल कितना आया। एग्जैक्टली, आपका बिजली का बिल कितना आया। सो हमारी अब डिस्कशन यही है, हमारे दिमागों पे इतना ये सब डाल दिया गया है। राफे, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बहुत प्यारा टॉपिक है आईटी सेक्टर जिस पर आपने बात की। आई होप कि बहुत अच्छा आपने आवाम को डिलीवर किया। और नाज़रीन, देखा होगा आपने इसकी सिग्निफिकेंस आईटी की कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा हम इस पे पोटेंशियल देख रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा वैक्यूम है जो इसको फुलफ़िल करना है, आपने करना है और हमारे इदारों ने करना है। क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा तो पाकिस्तान में एक अच्छा टैक्स कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बड़ा स्ट्रांग कर सकता है अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आईटी सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बड़ा अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान का, दुनिया भर का, जो किसी भी मुल्क को टैक्स के हवाले से और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हवाले से भरपूर किरदार अदा करता है। और वो वाहिद सेक्टर है, उसके साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। 70, 72, 73, 74 जितने भी आप लेंगे, अब तो जितना टाइम आगे बढ़ रहा है नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज उसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में इस वक्त इतने सख्त हालात हुए हुए हैं, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें। अगर आपके पास प्लॉट भी अगर आपको है रखा हुआ है, पुराना है, अब्बा जी के ज़माने का है, लेकिन आप अगर उस पर कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और कोई घर बनाना चाह रहे हैं, आपको इतने सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप सिंध में रहते हैं तो फिर आपको तो बेहतर पता है कि यहाँ क्या मामलात हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर भी मामला थोड़े से डिफरेंट हैं। इस पर बात करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में। और मुझे याद पड़ता है 8-10 साल पहले इस्लामाबाद और मुख्तलिफ कमेटीज़ तक उनके ड्राफ्ट भी गए हैं कि चीज़ों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या क्या टैक्स दे सकते हैं, किस तरह से टैक्सेशन में आसानी कर सकते हैं और कलेक्शन कैसे हो सकती है। आबाद से उनका ताल्लुक़ है और चेयरमैन रह चुके हैं आबाद के, और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पॉलिसी मेकिंग पे एक अच्छा और अहम दिमाग रखते हैं। मोहम्मद हसन बख्शी को हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बख्शी साहब, आपका नाम आते ही लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन की बातें स्टार्ट करते हैं। सर हालात बड़े ख़राब हैं और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, बेशुमार चैलेंजेस हैं। अब आप ट्रांसफ़र करने चले जाएं तो एक अलग मामला, फिर ट्रांसफ़र पे जो फ़ीस ले रहे हैं वो एक अलग मामला। अभी जो बजट आया तो उस पर उसके परसेंटेज में इजाफा कर दिया गया। फर्दर ये कि जो मटेरियल है, अगर हम सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, सर वो महंगा हो रहा है, फिर ए क्वालिटी नहीं मिल रहा मार्केट में। ये हो क्या रहा है सर? आप लोगों ने तो बड़ा काम किया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपकी बातों का जवाब दूँ, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और एक्नॉलेज करूँगा। मुझे लगता है इंतखाब आप नौजवान आदमी हैं और आप में ज़्यादा मेच्योरिटी और अकल है बनिस्बत जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनमें।
रीज़न बीइंग आपने इस सेक्टर की अहमियत को समझा, इसके स्टेक होल्डर को बुलाया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, गुफ्त शनीस का सिलसिला शुरू किया। मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें कोई हल हो जाएंगी, बट आपने अपना रोल प्ले किया उसको उजागर करने के लिए। यकीन माने इतना काम आज हमारी सिटिंग गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि वो सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनसे मसाइल सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और उस पर पॉलिसी बनाएं। करें या नहीं करें ये उनकी सवाबदीद है, बट मैं दिख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से ये नहीं हो रहा है। एक डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट कारोबारी कम्युनिटी और ये डिस्कनेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है, जिसकी वजह से जो आज पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग, लोगों की इन्वेस्टमेंट रुक गई है। डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट रुकने की ये वजह है क्योंकि मैं बीइंग एन स्टेक होल्डर, मुझे पता ही नहीं है कि आगे पॉलिसी क्या बनेगी। सही बात है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, गवर्नमेंट की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट किस तरह आगे पाकिस्तान को 10 साल बाद देखना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आपने जो मसाइल कहा, देखें तकलीफ़ें तो इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में हाउसिंग नहीं है, जिसका शॉर्टेज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 12 मिलियन मकान है। देखिए हाउसिंग कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है। हर आदमी अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए सर पे एक छत चाहता है, और ये उसका फंडामेंटल राइट है जो इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो उसको डूबल कैसे बनाएं? ठीक है, उसको डूबल कैसे बनाएं कि एक आम आदमी, आपके यहाँ ये कैमरामैन खड़ा हुआ है, आपके यहाँ आप प्रोफेशनल आदमी हैं, आपके यहाँ दूसरे लोग हैं, ये प्रोफेशनल यंग लोग जो पाकिस्तान का ब्लड है, पाकिस्तान को मूव करते हैं, पाकिस्तान की जान है। यूथ तो सर छोड़ के जा रही है ना। मैं तो ये कैसे अपने ये बेसिक राइट हासिल कर सकें? तो भाई इनके लिए बेसिक राइट हासिल करने के लिए आपको वो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जो पहला मकान लेता है ना पाकिस्तान में, उसको सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंसिंग दी जाए। बहुत खूबसूरत बात। जैसे पहले दी गई थी। जितना आपका भाई किराया है ना, उतनी या उससे कम आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, ताकि आप एक अपना लॉन्ग सर तो ये पहले बनी थी फिर रोक दी गई, ये क्यों, इतनी सियासत क्यों है सर? ये मैं बोलता हूँ इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं देखें, हम बात करते हैं लंदन की, पॉलिसी के लिए फेसेस मैटर करते हैं इस मुल्क में, बहुत करते हैं ना। देखें ऐसा ही है ना, हर आदमी आता है और पॉलिसी को चेंज कर देता है। देखें पिछली हुकूमत में हाउसिंग प्रायोरिटी थी, पिछली हुकूमत में 5% पे नौजवानों को या फर्स्ट टाइम हाउस ओनर्स को लोन मिला, तो उन्होंने मकान फ्लैट लिए और वो ओनरशिप बन गई, उनकी वेल्थ क्रिएट हो गई जी, और वो 5% इंटरेस्ट देते थे। आज बीच में 25% इंटरेस्ट 25% कौन दे सकता है आदमी? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये कैसे पॉलिसी बनी? देखिए ये पॉलिसी ऐसे बनी कि उन्होंने स्टेक होल्डर को बिठा दिया कि बताओ क्या क्या मसाइल है, और वहां से इसका हल निकला। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, इतनी बिल्डिंगें बनना पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई कि यकीन माने मजदूर नहीं मिलता था। अच्छा बख्शी साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा और दुबई पे आप इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी में, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, लोगों को आसानी है भाई, और आसान सी बात ये लोगों का जब मिलियन ऑफ रुपीज़ होगा या डॉलर्स में होगा तो वो तो अच्छी और आसान मार्केट देखेंगे जहाँ रिटर्न अच्छा आ रहा हो। एक बात सर, आप एक प्रोग्राम में हमने 8-10 साल पहले एक बात कही थी और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि 10 साल होने को आ रहे हैं इस बात को, हमारे यहाँ इसकी ना कोई मिनिस्ट्री नहीं बनी हुई। ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, रेगुलेशंस तरतीब तब दी जाएंगी जब मिनिस्ट्रीज होगी और महकमे उसके नीचे आएंगे। मैं सिंध की बात करूं सर, यकीन जाने इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन SBCA का सबसे बड़ा चैलेंज है। SBCA ने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन आपको पता है कि जो देही इलाकों की डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक बड़ा चैलेंज है। वकील करो, फिर वकील भी इतना घुमाता है। वन विंडो सोल्यूशन पर हम क्यों नहीं आ रहे सर? इतना आसान काम है, आप लोग बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी कमेटीज़ हैं, इसको प्रपोज कीजिए आप। या तो इस्लामाबाद में सुनवाई हो नहीं रही किसी की। देखिए इस कियोस और इस मैडनेस में चंद लोगों का बहुत फ़ायदा है, चंद लोगों का बहुत फ़ायदा है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। नहीं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ायदा हो, बाकी देखा जाएगा।
सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून ये है कि 120 गज से ज़्यादा का प्लॉट ऑक्शन होगा। ऑक्शन होगा। ओके 1947 से 2024 के हम सितंबर में बैठे हैं, ठीक है। एक ऑक्शन नहीं हुआ। क्या किसी ने पूछा कि क्यों ऑक्शन नहीं हुआ? क्योंकि वो सूट करता था कि ये अलॉटमेंट किया जाए। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे फ्रंट मैन हैं, आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, मैं आपको ऑब्लाइज करना चाहता हूं तो मैं आपको अलॉट कर दूं, आपके ड्राइवर को अलॉट कर दूं। ड्राइवर को मैं 100 रुपये में अलॉट करूं और वो मार्केट में कोई बिल्डर कोई डेवलपर खरीदे तो 10,000 रुपये में, और जब वो अलॉटमेंट कोर्ट में जाके चैलेंज हो तो केस बने ड्राइवर पे और उस बिल्डर पे। तो देखिए जहाँ पर इस किस्म की पॉलिसीज होंगी तो किस तरह माशरा तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ये कंफ्यूजन में रहे, ये कियोस में रहे। देखिए अगर आपके घर में पानी भी आएगा, आपके घर में बिजली भी आएगी, आपके घर में गैस भी आएगी, आपके बच्चे मुनासिब स्कूलों में जाएंगे, आपको हेल्थ के इश्यूज भी नहीं होंगे, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी होंगी, आपको रोजगार भी मिल रहा होगा, तो फिर आप बेहतर जिंदगी की तरफ और माइल होंगे और सवाल करेंगे। बहुत प्यारी बात। अब आपके घर में पानी टैंकर से आ रहा है, बिजली के लिए आप सोलर पे जा रहे हैं और गैस के लिए आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिए अपनी आपको सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पर, आपको तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल चाहिए, मेडिकल के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। आप यहाँ की बसों की हालत तो देखिए, आप यहाँ की बसों की हालत तो देखिए। यहाँ पर 25 करोड़ इंसान रहते हैं, 25 करोड़ जानवर नहीं रहते हैं। सही बात है। इस तरह जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और जिस सिमत में ले जाया जा रहा है। और आपने दुबई से कंपेयर किया, दुबई का क्या कंपैरिजन है मुझे बताना पाकिस्तान से? पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है सर। मौसम अच्छा, फर्टाइल लैंड, गोल्ड रिजर्व्स, आपके पास ऑयल रिजर्व्स, आपके पास कॉपर रिजर्व्स, आपके पास मिनरल अंडर द ग्राउंड, फर्टाइल लैंड, आपके पास यूथ पॉपुलेशन, आपकी लोकेशन दुनिया की बेहतरीन लोकेशन, आप एक एटॉमिक कुव्वत हैं। बख्शी साहब मैंने ये सुना और रिसर्च भी की कि हमारे यहाँ जो बजरी मट्टी है ना कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी प्यारी है। दूसरे ममालिक में इस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए बजरी वो क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा ही समझ लें कि आपको कुछ चीज़ें ज़मीन से मिल रही हैं अच्छी। भाईजान आपने बजरी मट्टी की कही, जो हमारे पास काम करने वाले भी हैं ना, लेबर्स हो गए, रिसोर्स हो गए, मजदूर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, शटरिंग वाले, वो भी मैं समझता हूँ अल्लाह की एक तोहफा है, अल्लाह की एक नेमत है इस मुल्क में। बट मैंने आपको कहा ना, ये वो एक आपने पिक्चर देखी होगी टाइटैनिक, जी। ये वो जहाज है जिसकी कोई ओनरशिप ही नहीं है, लहरों के उस पर चल रहा है। कोई यहाँ से थपकी देता है, यहाँ चले जाता है, कोई यहाँ से, कोई कप्तान नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई ऑन करने वाला नहीं है, कोई, मैं माफ़ करूँ, मैं कराची में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा बढ़ा, यहीं मैंने कारोबार किया, इसी शहर से मैंने पैसे कमाए, इसी शहर से ने मुझे इज्जत दी। बट हाउएवर आई फील कि बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बख्शी साहब मैं खुद एक चीज़ कल ये सोच रहा था, सोचे तो आती हैं, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है ना इसने सरवाइव करना है, शायद हमारे दौर में नहीं, हमारे आने वालों जो जनरेशन होगी उनके दौर में या उनके बाद, क्योंकि अभी पाकिस्तान सही से मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन हम 1 सदी के करीब पहुंचने वाले हैं। 100 ईयर्स हमारे नियर बाय हैं, बस अब 77 78 के बाद हम इससे आगे निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि चीज़ें समेटने में कितना वक्त लगेगा? नेक नियति से अगर काम कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आज से ही हम चीज़ें करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सवाल के साथ मैं जोड़ूंगा सर, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे अफसोस ये होता है जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के सियासत के साथ जुड़ी हुई होती है। मैंने फेसेस की बात कही थी अभी, जो अब आप एक बात कर रहे थे और आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा था, कि ये फेसेस के साथ जुड़ी हुई है। 3 साल की गवर्नमेंट, अब मैं 5 साल की भी नहीं बोलता सर, 3 साल की गवर्नमेंट आपकी आती है, जैसे तैसे आती है, लूड़ी लंगड़ी आती है। उस गवर्नमेंट पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी वो पॉलिसी मेकिंग पर काम करें। इस वक्त सबका फोकस इस वक्त है जी आइन और कानून बेहतर करना है। सर आपके दूसरे महकमे भी हैं, उनको देखें, उन पे रूलिंग कीजिए, उन पे बात कीजिए, कमेटीज़ हैं वो काम। और मैं तमाम पार्लियामेंटेरियन से मिलता हूँ, दे आर वेरी शार्प, इंटेलिजेंट हैं, बाहर से पढ़कर आए, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, लेकिन नो डिस्कशन, सारा फोकस इस वक्त किसी और चीज़ पर है। तो कैसे हम इन मामलात को से निकलेंगे, कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशल वो हो, हमने पाकिस्तान के लिए 20 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है
और उस इकोनॉमिक पॉलिसी पे सारे सिग्नेटरी होने चाहिए और सस्टेनेबल हो, वो सस्टेनेबल हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें स्टेक होल्डर्स शामिल हो। बिल्कुल ऐसा वो ही है। ऐसा नहीं कि किसी रूम का जहाँ टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है 16 एसी के जरिए 18 वहाँ बन जाए। ऐसे ही। आप स्टेक होल्डर को मिला के बनाएं मिला के बिना। और उसको बोले कि आज ये 20 साल की पॉलिसी होगी हर सेक्टर के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा सही हूँ, आप बात है। टेक्सटाइल की ले लें, जी, आप जी। स्टील की ले लें, आप कंस्ट्रक्शन की ले लें। कंस्ट्रक्शन से 72-75 इंडस्ट्री चलती है पाकिस्तान में, और जबकि डेवलप वर्ल्ड में कहते हैं 200 इंडस्ट्रीज चलती हैं। सो ये डॉक्यूमेंट बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट पे हर आदमी को इत्तेफाक करना चाहिए, उन इदारों को भी जो पावर रखते हैं कि यार इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई जाए, ठीक। तो ये हमने करना पड़ेगा बेसिक। बख्शी साहब, आखिरी सवाल, फिर हमारा इस सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे किए? पहले मुझे याद पड़ता था कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा FPCCI के साथ मीटिंग्स होती थी, KCCI के साथ मीटिंग्स होती थी, बिजनेस फोरम्स वालों के साथ बैठते थे, गवर्नर से मुलाकातें होती थी, तमाम सूबों की मैं बात करूं। सर अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, अब कुछ हो ही नहीं रहा। KCCI वाले क्या बात करें, FPCCI वाले क्या बात करें, बस वो या तो इफ्तार पार्टी में मुलाकात हो जाती है, या किसी की शादी में मुलाकात हो जाएगी, या किसी बच्चे का अकीका हो रहा है, या कोई पार्टी हो रही नीचे उसमें मुलाकात हो जाएगी। देखिए एक तल्ख हकीकत है, आप जब जाके लीड कर सकते हैं फ्रंट से, जब आपको ऐसा लगे कि वो आप एम्पावर हुए हुए हैं, आप वहाँ से इलेक्ट होके आए जेन्युइनली। देखिए एक बहुत बड़ा 2024 के इलेक्शन पे सवालिया निशान है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कमज़ोर नज़र आते हैं। देखिए हम भी दुनिया देखते हैं, कागज़ पढ़ते हैं, इंटरनेट सब दिखाता है, तो वो कमज़ोर नज़र आते हैं। वरना मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड वो इस तरह का रवैया उन लोगों के साथ रखे जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी चलानी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसका एक्सेस ही नहीं हो, वो मिलना ही नहीं चाहता हो, वो बात ही नहीं करना चाहता हो, या तो उसके कंट्रोल में शायद वो पॉलिसी ना बनाने की है ना वो इम्प्लीमेंट करवाने की है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, और जिसकी वजह से देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पैसे नहीं लग रहे, बाहर से तो नहीं आ रहे, हमारे अपने भी नहीं लग रहे, और वो रोलिंग हो रही है, और वो फिर बजट की ये- बात होती है, फिर मिनी बजट देख रहे हैं हम। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है। बिल्कुल हमने सही बात। सब ने मिलकर काम करना पड़ेगा और बहुत अपनी खूबसूरत गलतियों बात। को एक्सेप्ट करना गलतियों पड़ेगा को एक्सेप्ट करना इन पड़ेगा। द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपकी बातों का, आपके वक्त का, और बहुत खूबसूरत बात कि जी ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। और सर ने बड़ी प्यारी बात की कि ख़ुद की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं, और हम सब ने आज ज़ीरो से अगर स्टार्ट कर लें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी हुई है, और मुख्तलिफ सेक्टर्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और सेक्टर हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर है। स्पोर्ट्स ऐसा है कि नाजरीन कि इस सेक्टर से, स्पोर्ट्स से हमें उम्मीदें कि कुछ ना कुछ कर जाएगा, और बहुत कुछ हुआ। अगर अगस्त की बात करें, ओलंपिक्स से अगर हम बात करें, तो फिर हमारे पास क्रिकेट भी है और एथलीट्स भी हमने अपने प्रोग्राम में कुछ शाहकार आपके सामने रखे थे। तो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं, और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं। और ICC का जो वफ्द है वो नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा और तमाम तर स्टेडियम्स का जायज़ा लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि खेलों के हवाले से जो स्टेडियम है वो कितना बेहतर हो गया है। इन तमाम तर मैचेस पर बात करेंगे। हमारे एंकर भी हैं और तजियाकार भी हैं। शहरियार ने हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर। शहरियार अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक रोहिल, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार बड़े अच्छे मैचेस प्लान हो रहे हैं और बहुत कुछ है, चल रहा है। क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से हमें अपडेट दीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और जो ICC का वफ्द है उनका नेशनल स्टेडियम का दौरा है, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी
रोहेल, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिस तरह से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि पाकिस्तान में ही होगी, और वो अब तक जो है इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान के अंदर ही होगी। और अभी आईसीसी का जो वक्त है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। नेशनल स्टेडियम का दौरा किया उन्होंने, उसके बाद फिर रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया, और आज जो है वो लाहौर का दौरा भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान चेयरमैन जो है पीसीबी के मोहसिन नकवी, उनसे उन्होंने मीटिंग की है, और मीटिंग के अंदर काफ़ी पॉजिटिव थिंग्स जो है वो हमें सामने नजर आई है देखने के लिए। और वो ये है कि आईसीसी के वक्त ने ये कहा है कि हम मुतमईन हैं, और पीसीबी ने भी उनको मुतमईन किया है कि हम स्टेडियम की जो तामीर, जो तरक्की चल रही है इसमें, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर तक। बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी तक जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फरवरी से तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले पहले तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो रंग और रोगन थोड़ा सा रह जाएगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी मैचेस होंगे और टाइम भी होगा, बीच में गैप भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैच एक ही स्टेडियम में हो, अलग अलग स्टेडियम में होंगे। अब जो दूसरी बात सामने आती है वो ये आती है कि क्या भारत, क्योंकि आईसीसी का जोर भी ज़्यादा उसके ऊपर होता है, आईसीसी ने पाकिस्तान में करने की इजाज़त तो तकरीबन दे ही दी और वो मुतमईन भी हो गई है, और मुतमईन कर भी दिया उनको कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या भारत मानता है पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान में खेलने के लिए, उसको मना लेते हैं या नहीं मनाते। अगर नहीं मना पाते भारत को यहाँ पर आने के लिए, तो हो सकता है कि फिर हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, और फिर बहाना यही बनाया जाएगा कि कराची की स्टेडियम जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे खेलना थोड़ा सा दुश्वार है, इस वजह से हम इसको न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। पहले भी हम ये बात करते रहे थे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही थी कि पहले इंडिया मान गया था कि पाकिस्तान आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान और भारत के, वो लाहौर के अंदर जो है वो खेले जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर ये बात इसी तरह से थी, सनसनी सी चल रही थी, उनका भी मीडिया जो है वो इसी तरह से बातें कर रहा था, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगी इंडियन टीम। अभी तक बहरहाल यही चल रहा है, और इंडियन भारतीय बोर्ड की जानिब से भी जो है वो एक सिक्योरिटी वर्क जो है वो पाकिस्तान आएगा और आकर जो है आपकी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगा। जबकि आईसीसी के साथ जो सिक्योरिटी पैनल आया था, क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी पैनल भी आया था, इसके अलावा यहाँ पर एसएसयू जो है कराची में, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी, और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो मुतमईन नजर आए हैं आईसीसी का वर्क। अब देखना है कि भारत को किस तरह से ये लोग जो हैं कूचे में उतारते हैं, और किस तरह से भारत को जो है वो इसके लिए बनाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वो पाकिस्तान है। बज़ाहिर लगता यही है कि थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन उम्मीद अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान इस पे अड़ा हुआ है कि मेज़बानी हमने करनी है और हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे। और आईसीसी ने भी जिस तरह से आज बातें की हैं, मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, उससे भी यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। शहरियार, प्रॉब्लम बताएं, एक्चुअल जो इशू आ रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, उनको हमने लेटर्स भी लिख के भी बता दिया कि हम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी देंगे जो सदारती सतह पर दी जाती है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को एज ए वेन्यू एक्सेप्ट ना करने की वजूहत क्या सामने आ रही हैं, इस बारे में कुछ पता लग सका है आपको, अगर नहीं जाते तो? रोहेल, देखें, पाकिस्तान के साथ और भारत के जो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अभी जब स्नूकर की टीम ने वहां पे जाना था, उनको एनओसी जारी नहीं किए थे भारतीय बोर्ड ने, लेकिन फिर एंड टाइम पर उनको जो है वो दिए, और उसके बाद वो फिर वहां पे टूर्नामेंट खेलने के लिए गए। तो देखिए, भारत तो शुरू से ही करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान के साथ, सिर्फ वो खेल नहीं है, खेलों के अलावा दीगर जो शोबे उसके अंदर भी भारत की तरफ से जो है वो थोड़ा सा यही रहता है कि पाकिस्तान के अंदर ना जाए, पाकिस्तान में ना खेलें, या पाकिस्तान के अंदर हमारा डेलीगेशन ना जाए, सिक्योरिटी को इशू बनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लैंड की टीम आपकी पाकिस्तान आ रही है, साउथ अफ्रीका की टीम आपकी पाकिस्तान आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, बांग्लादेश की टीम अभी हाल में खेल कर गई है, इंग्लैंड की टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही है, यहाँ पर आके टेस्ट मैच खेलेगी। सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी के इशू किसी जमाने में हुआ करते थे, अब तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। असल जो फेयर है शहरियार, वो होम ग्राउंड पे हारने का फेयर है। असल बात ये लगता यही है कि एक हमेशा से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, तो आपको पता है कि सड़कें सुनसान हो जाती हैं, स्क्रीनिंग हो जाती है, और कभी कभी तो हमने ये देखा कि पब्लिक हॉलीडे भी, अगर फाइनल मैच है तो वो भी अनाउंस हो जाता है। तो ये एक फेयर आप समझते हैं कि होम ग्राउंड वाला कहीं ना कहीं ये एक्सेस करता है, राइट? देखिए, होम ग्राउंड दोनों के लिए फिर वही बात हो जाएगी ना। पाकिस्तान कौन सा, अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई थी, पाकिस्तान हार गया था, अपने होम ग्राउंड पे हार गया था। हमारी पाकिस्तान टीम से भी कोई खास
उम्मीदें जो है वो अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। बहरहाल हम तो अपनी कौम को, अपनी कौम जितनी भी है वो सारी जो है वो पाकिस्तान या की तो फिर क्रिकेट जो है वो आइसोलेशन का मामला लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर करो, आइसोलेटेड कर दो। चलें, ये तो मामला चलता रहेगा। शहरियार, मैं दूसरी बात करूंगा, ये पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो विमेंस टीम के दरमियान मैच खेला जाएगा, इस हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या होने जा रहा है? देखें, 3 मैचों की सीरीज थी T20 की। पहला मैच जो है वो 10 रन से जी बिल्कुल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो विमेंस टीम है उनके दरमियान आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और शहरियार, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। पहले मैच जो है वो हमने हारा था, दूसरे मैच में हमने कमबैक किया और तीसरा मैच और जाहिर है डू एंड डाई मैच है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट टीम से उम्मीदें हैं, सना से हमें उम्मीदें हैं, फातिमा से हमें उम्मीदें हैं, निदा डार से हमें उम्मीदें हैं। और दोनों मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन बैड लक चलती रहती है। बहरहाल टीम हमारी अच्छी है और हम सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हमारी वुमेन्स की वो जीतेगी। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है इन्होंने फिर जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी। तो उम्मीदें बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपके वक्त का। और स्पोर्ट्स के हवाले से नाजरीन, हम बड़े पुरुमीद हैं, हम बड़े अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं और बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। हम दुआ गो हैं हमारा कोई भी सेक्टर हो जिसमें पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, क्योंकि यही सोच होती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि जिसमें पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाता है और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात होती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। तो ये एक अच्छी थॉट है जो खेलों से आपको मिलती है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम दुआ गो हैं कि जुम्मा आपका बहुत अच्छा गुजरे। नमाज में आप ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारे दफ्तर के लोग जो काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तमाम मुसलमान बहन भाई, तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आपके लिए आसानियाँ करे। आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। फिर मंडे से आपको मुलाकात करके पूछेंगे कि वीकेंड कैसा गुजरा। तो अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।